वेलकम बैक नाजरीन इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं, सेनेटर हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस बिल को चैलेंज किया है, खाली पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी जो शरीयत की हमारी अदालत है उसमें भी इस बिल को चैलेंज किया है। क्यों चैलेंज किया है, इस बिल के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों इतना शोर मचा हुआ है, इसकी हकीकत क्या है, आज हम इनसे भी बात करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेनेटर मुश्ताक साहब से बात करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सेनेटर मुश्ताक साहब, ये बताएं कि ये मामला क्या है, क्यों इतना शोर मचा हुआ है, इस बिल की हकीकत क्या है, इस बिल के अंदर प्रॉब्लम क्या है? आपने इसको पार्लियामेंट में भी चैलेंज किया, शरीयत कोर्ट में भी चले गए, तो ये मामला क्या है? बहुत शुक्रिया। मैंने इसको पार्लियामेंट के अंदर भी चैलेंज किया है अमेंडमेंट्स के ज़रिए से, एक तरमीमी बिल में लाया हूँ, और मैंने इसको फेडरल शरीयत कोर्ट में भी चैलेंज किया है। और ये दोनों मेरे पास दस्तूरी रास्ते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक चैनल है मेरे पास मौजूद है, तो दोनों को मैंने इख्तियार किया है। बिल्कुल, हर शख्स को ये आज़ादी है हाँ, कि वो चैलेंज कर सकता है। हाँ, तो इसको मैंने इसलिए चैलेंज किया है कि मैं समझता हूँ कि ये एक मगरिब की तहजीबी यलगार है पाकिस्तान के ऊपर, ये एक सकाफती दहशतगर्दी है, और ये एक कल्चरल इन्वेजन है जो कि पाकिस्तान के ऊपर हुई है अमेरिका, यूरोप और मगरबी क़ुव्वतों की तरफ से। और इसमें हमारे सियासतदान और बड़ी सियासी जमातें और हमारी पार्लियामेंट वो मगरब और अमेरिका का सहूलतकार है, उनका फैसिलिटेटर है, और इस्लामी तहज़ीब के मुकाबले में उनके सप में खड़े हैं। तो इसलिए मैंने इसको चैलेंज किया है। मैं इसको एक टाइम बम समझता हूँ पाकिस्तान के ख़ानदानी निज़ाम के लिए। खिलाफ़ कुरान सुन्नत हैं, खिलाफ़ शरीयत हैं, हमारे ख़ानदान निज़ाम निकाह और शादी के इदारे के लिए, हमारे कानूनी विरासत, हमारे शर्म व हया, मुस्लिम औरत के जो एहतराम और शर्फ़ निस्वा हैं, उन सब के ख़िलाफ़ है। इसलिए मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी इसको तब्दील करने, इसको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि आपने कहा इसको कलअदम किया जाए। देखें, इस कानून के अंदर बहुत सी खराबियाँ हैं। बेहतर सूरत तो ये है कि हुकूमत फौरी तौर पर आर्डिनेंस के ज़रिए से इसको कलअदम करें, या इसके जो खिलाफ़ इस्लाम, खिलाफ़ कुरान और सुन्नत दफ़ात हैं, जिसकी तरफ इशारा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जिसकी रोशनी में मैंने तरामीम भी जमा की है, मेरा तरमीमी बिल इस पे है, उसको एडॉप्ट कर ले एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की सूरत में, और इसकी इस्लाह की तरफ कदम बढ़ाए। तो देखिए, दो सूरतें हैं, या तो इसको कलअदम करके नया कानून फौरी तौर पर नाफिज कर लें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और उलमाए किराम के और तमाम स्टेक होल्डर्स के मशावरत से, या कम अज़ कम फौरी तौर पर यह करें कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एतराज़ात किए जिन दफ़ात पे और जिसकी रोशनी में मैंने तरामीम जमा किए हैं, आप फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको एक्सेप्ट करें, ताकि किसी तरीके से इत्मीनान आवाम का हो जाए। बिल तो 2018 में पास हुआ, तमाम सियासी जमातों ने किया, शोर 2022 में आ रहा है, आवाज़ें इसकी 2022 में जो है हम सुन रहे हैं। ये क्या मामला है? इसलिए कि चोरी छुपे पास हुआ है। आप अंदाज़ा कर लें कि सेनेट से ये उस दिन पास हुआ था जिस दिन सेनेट के 50% अरकान ने रिटायर होना था, और उस दिन कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं होती, कोई कानून साजी नहीं होती, हाजिरी भी थोड़ी थी, और जो लोग आए थे वो इसलिए आए थे कि वो अलविदाई तकरीर करें, और जो बाकी लोग आए थे वो इसलिए आए थे कि वो अपने जाने वाले साथियों को रुखसत करें। तो आखिरी दिन था जिसमें 50% लोग रिटायर हो रहे थे, उस दिन उन्होंने लेजिस्लेटिव बिजनेस के ज़रिए से इसको पास किया है। तो नंबर एक, फिर कौमी असम्बली से भी ऐसे पास हुए, चूँकि बिल्कुल आखिरी दिन थे, लोग अपने हलकों में थे, इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ था। फिर दूसरा काम ये किया है कि ये मेरे पास अंग्रेज़ी की कापी है इस एक्ट की, और ये मेरे साथ उर्दू की कापी है इस एक्ट की। अब आपको पता है उलमा को अंग्रेज़ी नहीं आती, इस उर्दू की कॉपी में जो तर्जुमा हुआ है वो गलत है, और उसमें वो जो ट्रांसजेंडर की एक खिलाफ इस्लाम, खिलाफ कुरान सुन्नत तारीफ़ की गई है, वो उर्दू की कापी में मौजूद नहीं है, ताकि उर्दू दान तबका, उलमा का इसके ऊपर नज़र ना पड़े, इनकी नज़र उस पर रिएक्शन ना दें और लोगों को पता ना चले। तो ये जो आप कहते हैं कि 2018 में पास हुआ था, एक तो मैं 2018 में था नहीं, मैं 11 मार्च 2018 को सेनेट में आया हूँ, 7 मार्च 2018 को मेरे आने से 4 दिन पहले पास हुआ है। तो दूसरा ये कि जो मौजूद थे वो भी उस दिन उसको पास किया गया। यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि बाकी जमातों ने, जमात इस्लामी की तरफ से आप उनके नुमाइंदा हैं और आप इस पे चैलेंज भी कर रहे हैं, आप कोर्ट में भी चले गए शरीयत के, तो बाकी जमातों ने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया? देखें,
उस वक्त मैंने जिस तरह अर्ज़ किया ना कि एक तो ये आपने आखिरी दिन पास किया गया, दूसरा उर्दू की कॉपी के अंदर उन्होंने धोखा किया, फ्रॉड किया, और तीसरा ये है कि उसके बावजूद भी कौमी असम्बली के अंदर नईमा किश्वर साहिबा जो जमीयत उलमा इस्लाम की थी और आयशा सैयद साहिबा जो जमात इस्लामी की थी, कौमी असम्बली के मेंबर, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इसको कमेटी को भेजो, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है कि एक बिल कमेटी में जाता है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, वोटिंग होती है, रिपोर्ट बनता है, वापस आओ। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग और दीगर जो जमातें हैं, उन सब ने इसकी हमायत की है। देखिए, बुनियादी तौर पर यह बिल प्रॉपर्टी है 4 पार्टियों का, 4 पार्टी इसके हक मलकियत रखते हैं इस बिल के, इस एक्ट के, लॉ के। नंबर 1 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी हुकूमत थी, नंबर 2 पीपल्स पार्टी, नंबर 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नंबर 4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। इन 4 पार्टियों ने मिलकर हमायत की है, हिमायत नहीं की, बनाया है। ठीक हो। इसकी ड्राफ्टिंग जो ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, इसकी ड्राफ्टिंग इन 4 पार्टियों ने मिलकर की है। इन 4 पार्टियों ने मिलकर इसको पास किया है और इन 4 पार्टियों ने मिलकर इसका दिफा किया है। और ये जो इसके रूल्स है, ये रूल्स आपको पता है, एक्ट बनता है। सर, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोकूंगा, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये बताएं, क्योंकि आपके पास बिल की कॉपी भी मौजूद है और आपने इसको चैलेंज भी किया है, कोर्ट में भी चैलेंज किया है। पहले तो हमारे नाजरीन को और हमें ये बताएं कि इस बिल में बड़ा मसला क्या है, वो ज़रा बारीकी से क्लैरिटी के साथ बताएं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये हमारे इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ है, थोड़ा सा ये बताएं। देखें, एक तो सबसे पहले जो इसके नाम है ट्रांसजेंडर, ये ठीक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, ये इस पे बहस हो रही है। हाँ, बिल्कुल, ट्रांसजेंडर नाम जो है, इसका मतलब यह है कि एक शख्स जो है जिस्मानी तौर पर मर्द या औरत होगा और सिन्फ के लिहाज से वो अपने आप को उसके उलट जो उसका जिस्मानी साख्त है वो रखे, इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो नाम ही इसका गलत है। फिर आप देखें, इसमें मैं इसका कैप्शन ही गलत है, इसका नाम ही, इसका कैप्शन, इसका इनवान ही गलत है। ठीक है, ये इंटरसेक्स होना चाहिए, जिसको उर्दू में खुनसा कहते हैं, जिसके जिस्मानी आज़ा में इबहाम है, उनके लिए अगर आपने बनाया है तो उनका नाम रखें। आपने बनाया उनके नाम पर उन लोगों के लिए जिसका जिस्मानी साख्त में कोई इबहाम नहीं है, जिनके दिमाग में इबहाम है। बिल्कुल ठीक है, तो उनके लिए तो एक तो इसका नाम ही गलत है। एक पॉइंट ये हो। दूसरी बात यह है कि आप देखें, मैं इसी एक्ट से पढ़ के सुनाता हूँ ताकि लोग ये ना कहें कि ये अपनी बात कर रहे हैं, एक्ट में तो ये नहीं है। इसमें लिखा है जेंडर आइडेंटिटी, तारीफात में, डिफिनीशन में जेंडर आइडेंटिटी क्या है, ये सुन लीजिए आप। जेंडर आइडेंटिटी मीन्स a person's innermost and individual sense of self as a male, female, or a blend of both, or neither, that can correspond or not to the sex assigned at birth. जेंडर आइडेंटिटी ये है कि एक इंसान का अंदरूनी बातनी एहसास कि मैं मर्द हूँ, औरत हूँ, या दोनों में से कोई एक नहीं हूँ, या उसके जिस्मानी साख के मुताबिक हो या उसके खिलाफ हो, उसको कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। तो ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। एक ये, फिर आपने उसमें ट्रांसजेंडर, व्हाट इज ट्रांसजेंडर? अ ट्रांसजेंडर पर्सन इज ए पर्सन हु इज नंबर 1 इंटरसेक्स यानी खुसरा with mixture of male and female genital features or congenital ambiguities, जो जिस्मानी आज़ा में इबहाम रखता है, ये ठीक है, मैंने इसको नहीं छेड़ा। जो अल्लाह की तरफ से ही नामुकम्मल अल्लाह है, की तरफ वो तो से जेन्युइन है। हाँ, वो उनके लिए भी इम्तिहान है, माँ बाप के लिए भी इम्तिहान है, माशरे रियासत के लिए भी इम्तिहान है। उसकी इज्जत होनी चाहिए, तकरीम होनी चाहिए, एहतराम होना तो चाहिए। ये बिल ख्वाजा सिराओं के लिए, ख्वाजा सिराओं के लिए, इन्हीं के लिए इज्जत ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है, आपने उनको सहूलत देनी है। तो ये डिफिनीशन इसको मैंने नहीं छेड़ा, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बिल। हाँ, ये डिफिनीशन मैंने नहीं छेड़ा, इसको रखा है। बिल्कुल। दूसरा, यूनक असाइन मेल एट बर्थ, एक शख्स पैदाइश के वक्त मर्द है, बाद में बट अंडरगोज जेनिटल एक्सेशन और कैस्ट्रेशन, बाद में खुद दवाई खाई या किसी ने दवाई दी या अपने अज़ाब बिगाड़े या किसी ने बिगाड़े या एक्सीडेंट में, वो है मर्द। अल्लाह पाक ने उसको मर्द मेल एट बर्थ, उसका फीचर, उसका जिस्मानी साख्त, उसके एहसासात मर्द के, लेकिन आज़ा डैमेज हो गए, या खुद कर लिए या किसी ने कर लिए, या साजिश से हुए या मंसूबे से हुए, कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर है। फिर तीसरा आप देख लें, बड़ा खतरनाक वो ये, अ ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, ख्वाजा सिरा और एनी पर्सन, आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, एनी पर्सन whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectation based on the sex they are assigned at the time of their birth. कोई भी शख्स
جس کو پیدائش کے وقت لڑکا یا لڑکی کہا گیا ہو، لیکن بعد میں اس کے خیالات بدل گئے اور اس کے انداز، کپڑے، عادات، اطوار، ادائیں وہ اس جنس کے خلاف ہے جو کہ اس کا حقیقی پیدائشی طور پر ہے، کہتے ہیں یہ بھی ٹرانسجینڈر ہے۔ بھئی یہ تو پورا مرد ہے، پورے عورت ہے، اس کا دماغ کا مسئلہ ہے، نفسیاتی بیماری ہے، اس کا علاج کرو، اس کا ٹریٹمنٹ کرو۔ تو یہ ایک تو تعریف میں اس نے ڈنڈی ماری ہے۔ پھر ایک اور خطرناک بات جو اس کے بعد کی ہے وہ ہے چیپٹر 2 میں ریکگنیشن آف جینڈر آئیڈینٹی، یہ میرے سامنے اس میں کہا گیا ہے، یہ آپ سن لیجئے، a transgender person، یہ 3 ٹرانسجینڈر پرسن ہیں، shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity، کہ جیسے وہ اپنے آپ کو کہے گا ویسے نادرا اور تمام حکومتی ڈپارٹمنٹ اس کو تسلیم کر کے اس کو شناختی دستاویزات، شخص کچھ بھی کہے، کوئی میڈیکل نہیں ہے، کوئی میڈیکل، کوئی بورڈ نہیں، ایز پر ہر اور ہز سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، یعنی ان کوئی کی بھی مرضی کی صنفی شناخت اختیار اس کا کرنے کی مطلب اجازت۔ اس بل کے مطابق کوئی بھی خاتون، مرد یا عورت جا کے آرام سے نادرا میں جا کے اپنی جنس کو تبدیل کر سکتا وہ ہے۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں ہوں تو مرد، لیکن مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں عورت ہوں، تو مجھے عورت کا شناختی کارڈ دے دو، تو نادرا اس کو عورت کی شناختی کارڈ دے۔ یہ تو خطرناک بات ہے، بالکل خطرناک بات ہے۔ نہیں، یہ تو ٹائم بم ہیں، یہ ہماری خاندانی نظام، ہماری اقدار، ہماری پوری دین کے سسٹم کے جڑوں کے اندر ٹائم بم رکھا ہوا ہے ان 4 پارٹیوں نے، اور تحریک انصاف نے نہ صرف یہ بل بنایا ہے، منظور کیا ہے، بلکہ اس کی یہ رولز بنائے۔ تو تحریک انصاف کی طرف سے تو یہ وضاحت آ رہی ہے کہ ہم اس بل میں نہیں ہیں۔ وہ اس کا باقاعدہ جو اس کی یہ دیکھیں، یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اس پہ سگنیچرز کس کس کے ہیں؟ یہ اس میں سینیٹر روبینہ خالد، سینیٹر روبینہ عرفان، سینیٹر سمینہ عابد، سینیٹر کلثوم پروین، یہ 4 خواتین سینیٹر جس میں ایک پی ٹی آئی کی۔ تو یہ انہوں نے پھر یہ رولز بنائے، اور پھر جب میں نے ترامیم پیش کی، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، نومبر 2021 میں نے سینٹ کے فلور پر جب اس میں قرآن و سنت کے مطابق ترامیم پیش کی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں، تو میری ترامیم کو پی ٹی آئی کی حکومت نے مسترد کر لیا۔ شیریں مزاری جو انسانی حقوق کی وزیر تھی، اور علی محمد خان جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میرے ان ترامیم کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ یہ دنیا کی موسٹ لبرل لا ہے، اس پہ مغرب اور امریکہ نے ہماری بڑی شاباش کی ہے، اور یہ جو جینڈر ہے، یہ جو اپنی صنف کا تعین ہے، یہ پرائیویٹ میٹر ہے، ریاست کا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ اس وقت یہ 4 سال سے یہ قانون موجود ہے، 2018 جون میں یہ قانون بنا۔ اس وقت کیا سٹیٹس ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ اس وقت ان کا سٹانس کیا ہے؟ اس وقت تو ان کا سٹانس یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عوام جو ہیں وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور عوام بالکل سوشل میڈیا پہ شور ہے، غم و غصہ ہے، تو اب انہوں نے ان کے 2 سینیٹر نے، ایک خاتون سینیٹر اور ایک مرد سینیٹر، انہوں نے اس میں ترامیم کا بل اب موو کر لیا، یعنی بناتے بھی وہ خود ہیں، پھر اس کا رولز بناتے ہیں، پھر میرے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب عوام کے موڈ کو دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور سیاسی گین کے لیے پھر وہ آ کے دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو ان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے، اور ان کے لیڈر کو، ان کی پارلیمانی پارٹی کو، ان کے سینیٹرز کو، ان کے وزراء کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں آپ نے، کیونکہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی چیلنج کیا، ابھی پارلیمنٹ میں کیا سٹیٹس ہے اس بل کا؟ تمام جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے اس حوالے سے جو چیلنج کیا ہے، اب اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں، میں نے نومبر 2011 میں یہ پیش کی سینٹ کے اندر، اور اس کے اوپر ایک تقریر کی اپنی یہ ترمیمی بل، وہ 10 ماہ کے بعد سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کے ایجنڈے پہ آ گیا۔ 5 ستمبر کو اس پہ ایک اجلاس ہوا ہے، اکتوبر میں دوسرا اجلاس ہوگا جس میں اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی میری ترامیم کے اوپر، اور جو ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہوگا اس کے منٹس تیار ہوں گے، پھر وہ سینٹ میں آئے گا، اور سینٹ میں پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی، اور اس کا فیصلہ ہوگا کہ میری ترامیم کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں پارلیمنٹ کے ممبران سے بھی کہتا ہوں کہ وہ
कुरान और सुन्नत से मुतसादम कानून नहीं बना सकते। बिल्कुल, ये और तो वो नहीं अकाउंटेबल है आवाम के सामने, अकाउंटेबल है आवाम के सामने। नहीं, जिस तरह आप बता रहे हैं और जिस तरह हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो गुनाह कबीरा है और इसमें तो अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। बिल्कुल अल्लाह की पकड़ आ जाएगी, और इसमें आवाम को भी आंखें खुली रखनी चाहिए, इसमें फेडरल शरीयत कोर्ट को भी रोल करना चाहिए, अच्छा, इसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भी रोल करना कोर्ट पे आपने कहा आपने वहाँ भी चैलेंज किया है, तो कोर्ट की तरफ से भी कोई समाअत हुई है अभी का? हाँ, उसका कोर्ट क्या की तरफ status से समाअत हुई है, और दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट की तरफ से जो समाअत हो रही थी, तो गुज़िश्ता हुकूमत PTI ने भी इस के मुकाबले में जो अपना मौक़िफ़ दिया था अदालत में, मौजूदा हुकूमत का भी वही मौक़िफ़ है। आपको पता है वो मौक़िफ़ क्या है? वो मौक़िफ़ ये है कि जो मेरी तरामीम के मुकाबले में PTI की हुकूमत ने दी थी, मेरी तरामीम के मुकाबले में PTI की हुकूमत ने मौक़िफ़ दिया था कि ये तरामीम, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है या दस्तूर से मुतसादम है, उन्होंने कहा था कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मुतसादम है इनकी ये तरामीम। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? वो हमने तो PTI दीन को फॉलो करना है, अल्लाह हमने की तो अपने दस्तूर को फॉलो करना है, बिल्कुल। कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है, जो दस्तूर में लिखा हुआ है कि सुप्रीम ला कुरान और सुन्नत होगी। इस्लामी असूलों के खिलाफ तो हम जा ही नहीं जा ही सकते। नहीं सकते। तो वो इंटरनेशनल प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में फिर गुज़िश्ता हुकूमत ने भी, PTI की और मौजूदा PDM की हुकूमत ने भी जो फेडरल शरीयत कोर्ट में जवाब दायर किया है, वो यूगिया कार्ता का प्रिंसिपल है। ये वो प्रिंसिपल है जो यूनाइटेड नेशन के ज़िमन में बने हैं, और ये वो प्रिंसिपल है जो कुरान और सुन्नत से बिल्कुल मुतसादम है, और जिसमें कहा गया है यूगिया कार्ता प्रिंसिपल में कि LGBT को रिकॉग्नाइज करोगे, होमोसेक्सुअल को रिकॉग्नाइज करोगे, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करोगे, और सेक्स वर्कर को प्रोटेक्ट करोगे, और एबॉर्शन की इजाज़त दोगे। ये यूगिया कार्ता प्रिंसिपल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने शरीयत कोर्ट में इसको चैलेंज किया है, और अदालत ने तो ये भी कहा है कि कोरम पूरा ना भी हो तो हम इसको सुनेंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते? देखें, एक आपके पास रास्ता जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट का है। जब आप शरीयत की बुनियाद पर जाते हैं कि ये ला कुरान सुन्नत से मुतसादम हैं, तो उनका ये डोमेन है, उनकी जुरिस्डिक्शन है, उनकी मैंडेट है, इसलिए कि वो बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दस्तूरी बॉडी है, इसलिए बनी है कि ऐसी कोई कवानीन या एक्ट जो इस्लाम से मुतसादम है, खुली या जुज़वी तौर पर, उन कवानीन की वो समाअत करें और उसके ऊपर वो अपना अदालती फ़ैसला दें। तो आपका फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय फेडरल शरीयत कोर्ट है। अच्छा, ये एक थोड़ी सी नाजरीन को भी बात बता दें कि इस बिल में, इस एक्ट में कोई हम जिन्स की शादियों के हवाले से कोई तस्करा तो नहीं है? देखें, हम जिन्स की शादियों का तस्करा कोई खुलकर करेगा तो लोग तो उसको पत्थर मारेंगे, तो ऐसा खुलकर तो नहीं कर सकते। लेकिन जब आप किसी मर्द को इजाज़त देते हैं कि वो औरत की शनाख्ती कार्ड ले ले, औरत की शनाख्ती कार्ड ले ले, तो आप सेम सेक्स मैरिज के लिए रास्ता खोल रहे हैं। एक ही जिन्स के लोगों को आपस में शादियों के लिए आप रास्ता खोल रहे हैं। अभी मारे नफ्सियात से मैं बात कर रहा था प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो फिर जो ख़वातीन वार्ड है उसमें मर्द भी दाखिल होंगे, बाथरूम जो है ख़वातीन के उसमें मर्द भी जाएंगे, तो ये तो एक अजीब ही मामला हो जाएगा। इस एक्ट के अंदर लिखा गया है कि जिसके साथ औरत का ट्रांसजेंडर कार्ड है उसको औरत के तमाम हुकूक हासिल है, तमाम फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में आपको पता है क्या है? शादी भी शामिल है। शादी का जिक्र स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, फंडामेंटल राइट का जिक्र है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसमें शादी भी फंडामेंटल राइट है। तो आपने बगैर नाम लिए उनको ये हक दिया है। तो हमारे माशरे में तो कानून को मिसयूज किया जाता है। बिल्कुल। आप तो इसकी रोकथाम अब कैसे होगी? इसकी रोकथाम यह है कि हुकूमत फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस जारी करे, फौरी तौर पर, और इस एक्ट में जो मेरी तरामीम है उसको तस्लीम करते हुए इसके जो खिलाफ कुरान सुन्नत और खिलाफ इस्लाम दफात हैं उसको खारिज करें। ये इसका फौरी रास्ता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 89 के तहत सदारती हुक्मनामे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए से वफाकी हुकूमत, PDM की हुकूमत फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस जारी करके इसको कलदम करें, या इसमें मेरी तरामीम तस्लीम करते हुए इसके खिलाफ कुरान सुन्नत दफात निकालें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने सेनेटर मुश्ताक खान साहब की। उन्होंने जो बिल पास हुआ है वो बिल की कॉपी लेके आए हैं, आपको पढ़ के भी सुनाया, उसकी इंग्लिश कॉपी भी लेके आए और उर्दू कॉपी भी लेके आए। तो जो उन्होंने इशू रेस किए हैं, अगर तो वाकई ऐसा है तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। इसमें तो अल्लाह की पकड़ आ सकती है, क्योंकि ये हमारे इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ है और माशरे में भी बिगाड़ पैदा हो सकता है। तो नाज़रीन,
یہاں پہ فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا، اس کو فوری جو ہے اس کی ترمیم کرنی ہوگی، اس بل کی، اس معاملے کو حل کرنا ہوگا، تو اسی میں بہتری ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔